अध्याय 49 चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। एन परिवार को छोड़ने के बाद एक ड्राइवर जो वेन को घर ले गया। उसने एन जिन को दोबारा नहीं देखा। ओयांग लैन जानबूझकर मेरा पक्ष जीतने की कोशिश क्यों करेगी? एक परिवार की शक्ति के साथ उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वेन ने देखा कि एक परिवार के परिसर की सुरक्षा में उचित सैनिक थे। यह एक ऐसा उपचार था जिसका आनंद लुओयांग के कुछ परिवारों ने लिया। वह आश्वस्त नहीं था कि ओयांग लैन केवल झो लिनफेन के कारण उसके साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार झो लिनफेंग ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था, इसलिए उसे इस तरह परेशानी भरा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस घटनाक्रम से पूरी तरह से हैरान झो वेन ने इस मामले पर परेशान न होने का फैसला किया। आखिरकार वह एक गरीब बच्चा था और ओयांग लैन चाहे कितनी भी योजना बना ले, उसे उससे कोई खास फायदा नहीं हो सकता था। ली हुआन के विला में लौटने के बाद उन्होंने इसे खाली पाया। पिछले कुछ दिनों में उसने शायद ही कभी ली हुआन को घर पर देखा हो। झो वेन सोफे पर बैठ गए और इंटरनेस्ट डेनगॉन को एक बार फिर लॉन्च करने के लिए अपना फोन निकाला। चूंकि उसने केवल खेल छोड़ा था और रक्तरंजित अवतार जीवित था, इसलिए उसे खेल में प्रवेश करने के लिए रक्त की एक बूंद भी बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खून के रंग का अवतार उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां उसने छोड़ा था, जहां उसके चारों ओर कई विगोर चींटियां रेंग रही थीं। झो वेन ने उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को बुलाया और आगे बढ़ने से पहले खून के रंग के अवतार को उस पर सवार कराया। उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी बहुत शक्तिशाली थी। यहां तक कि विगोर चींटियों ने भी खतरा पैदा नहीं किया, यहां तक कि उत्परिवर्तित विगोर चींटियों को भी एक स्वाइप से अलग किया जा सकता था। विनाश के मद्देनजर निकलने और एक उत्परिवर्तित शक्ति चींटी को मारने के बाद झो वेन ने एक अधिसूचना ध्वनि सुनी। मूल रूप से कल्पना करते हुए कि एक आयामी क्रिस्टल गिरा था, अवलोकन के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक उत्परिवर्तित शक्ति चींटी का अंडा था। उत्परिवर्तित ताकत चींटी की खोज की गई। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी के साथ इसका अनुकूलता स्कोर 73% है। फ्यूशन के साथ आगे बढ़ें। झो वेन ने नहीं चुना क्योंकि पिछले सम्मेलन ने कोई उत्कृष्ट प्रभाव नहीं डाला था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सम्मेलन के परिणामस्वरूप उत्परिवर्तित कंकाल चींटी कमजोर हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। नहीं चुनने के बाद उत्परिवर्तित विगोरेंट एक्स स्वचालित रूप से एक ऊष्मान मोड में प्रवेश कर गया। बदले में झो वेन ने महसूस किया कि उसकी मौलिक ऊर्जा साथी अंडे की ओर प्रवाहित हो रही है। इस बार उनकी मौलिक ऊर्जा को खत्म किए बिना ऊष्मान बहुत सफल रहा। उन्होंने खेल में अपने आंकड़ों पर नजर डाली और महसूस किया कि उनके पास अभी भी 2 प्राइमर्डियल एनर्जी बची हुई है। उत्परिवर्तित ताकत चींटी का ऊष्मान समाप्त होने के बाद यह एक चींटी टैटू में बदल गया जो उसके दाहिने हाथ की पीठ पर दिखाई दिया। शायद उसके बाएं हाथ पर उत्परिवर्तित कंकाल चींटी के कारण इस नए साथी जानवर ने दायां चुना था। उत्परिवर्तित शक्ति चींटी नश्वर। ताकत 7, गति 4, संविधान 7, मौलिक ऊर्जा 2, प्रतिभा कौशल शक्ति दिव्य मुट्ठी रैंक 2, सहयोगी प्रपत्र मुक्केबाजी दस्ताने। इस उत्परिवर्तित विगोरेंट के आंकड़े पहले वाले से कहीं अधिक खराब हैं। यह मेरे बहुत काम का नहीं है। दुर्भाग्य से मैं खेल के दौरान छूटने वाली चीजों को बाहर नहीं निकाल सकता, अन्यथा मैं उन्हें पैसे के लिए बेच सकता था। झो वेन को थोड़ा उदास महसूस हुआ। इसके बावजूद वह अभी भी खुश था कि कुछ गिरा है। आखिरकार इसकी शुरुआत दुर्लभ थी। अपनी मौलिक ऊर्जा खर्च होने के कारण झो वेन सीधे सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी की ओर नहीं गए। उसने सबसे पहले इस क्षेत्र का चक्कर लगाया और प्राइमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स का उपयोग करके बड़ी संख्या में विगोर चींटियों को मार डाला, जो उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी को फिर से भरने के लिए गिरे थे। अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी को 10 तक फिर से भरने के बाद झो वेन उस स्थान की ओर बढ़े जहां सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी थी। जब उसने दूर से चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को देखा तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह स्क्रीन पर बाद की छवियां छोड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के झो वेन ने उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को बुलाया और उसे पास के साधारण चींटी गिरोह से निपटने के लिए कहा। जहां तक उत्परिवर्तित कंकाल चींटी का सवाल है, उन्होंने इसे अपने साथी रूप के रूप में बुलाया था। उसकी बाईं बांह पर रक्त लाल हड्डियां दिखाई दी जैसे कि उसके पास एक बाह्य कंकाल हो। इसने उसके हाथ सहित उसके पूरे बाएं हाथ को ढक लिया और एक भयानक ब्रेसर में बदल गया। ब्रेसर न केवल सुरक्षा के रूप में काम कर सकता था, बल्कि इसमें कई हड्डी के कांटे भी थे जो इसे और भी भयानक बनाते थे।
लगभग उसी क्षण जब ब्रेसे ने आकार लिया, उसे अपने बाएं हाथ में एक बल पंप महसूस हुआ, जिसने उसकी ताकत को संघनित कर दिया और उसे और अधिक मजबूत बना दिया। उसे लग रहा था कि उसका एक मुक्का किसी पहाड़ को चीर सकता है। अगले ही पल चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी आ गई। इसके चांदी के पारदर्शी पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, जो बिजली की चांदी की बोल्ट की तरह हवा में एक वक्र बना रहे थे। उसका पंजा रक्तरंजित अवतार की छाती की ओर चला गया। झो वेन ने कई बार सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी से लड़ाई की थी, इसलिए वह इसे अच्छी तरह से जानता था। इसकी हरकतें देखकर उन्हें पता चल गया कि यह कहाँ हमला कर रहा है। हमले के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना उसने एक कदम उठाया और एशियन पाम स्ट्राइक देने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हुए, जो ब्रेसा द्वारा संरक्षित था, अपने शरीर को घुमाया। इतनी करीब दूरी पर एशियन पाम की विस्फोटक गति के साथ झो वेन ने कल्पना की कि यह बैग में था। उसे आश्चर्य हुआ जब चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के 4 पारदर्शी पंखों के ऊपर से प्रकाश की चांदी की धाराएं निकली। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी, जो पहले से ही बहुत तेज थी, उसकी गति में काफी वृद्धि हुई थी। इतनी निकटता पर झो वेन का एशियन पाम अपने प्रतिद्वंद्वी की गति को बनाए रखने में विफल रहा। वह इसके शरीर पर प्रहार करने से बस थोड़ा सा पीछे था। इसके बजाय सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी का पंजा सीधे उस तरल गति में रक्त रंग वाले अवतार की छाती में घुस गया। बाद वाले को संघर्ष करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उड़ान प्रकार की मौलिक ऊर्जा कौशल। काली स्क्रीन को देखते हुए झो वेन दुखी होने के बजाय उत्साहित थे। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी ने पहले कभी प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि वह इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा था, जिसका अर्थ है कि झो वेन को लगा कि उसके पास इसे हराने का मौका है। आखिरकार आदिम ऊर्जा कौशल के लिए आदिम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी इसका उपयोग जारी नहीं रख सकी। जब तक वह समय को रोकने का कोई तरीका खोज लेता है, तब तक उसके लिए इसे खत्म करना असंभव नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी के पास उड़ान प्रकार की प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल थी, इसलिए यह निस्संदेह उसके लिए अच्छी खबर थी। वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और बहुत उपयोगी थे। कुछ आशा के साथ झो वेन ने और भी अधिक मेहनत की। उसने कुछ खून निकालने के लिए एक सिरिंज का उपयोग किया और उसे अपनी स्क्रीन पर टपका दिया, जिससे खून के रंग का अवतार पुनर्जीवित हो गया और तुरंत उसे युद्ध के लिए भेज दिया। जब वह फिर से सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट के सामने आया, तो झो वेन अतिरिक्त 3 सेकंड तक टिके रहे। तीसरी बार जब उन्होंने इसका मुकाबला किया, तो उन्होंने पोजिशनिंग और एशियन पाम का इस्तेमाल किया, जिसने सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी को धमकी दी, प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल के उपयोग को 2 बार सफलतापूर्वक चकमा दिया। झो वेन ने युद्ध के अनुभव के लिए बार बार होने वाली मौतों को बदल दिया, क्योंकि वह धीरे धीरे सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को मारने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया। अंत में उन्होंने पुष्टि की कि सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी अपने प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल का केवल 2 बार उपयोग कर सकती है। यह उसकी सीमा थी। जब तक झो वेन सबसे बड़े खतरे को 2 बार चकमा दे सकता है, उसके पास उसे हराने का मौका रहेगा। सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के साथ अपनी 7वीं मुठभेड़ के दौरान उन्होंने 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को सफलतापूर्वक चकमा दिया और सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट की पतली कमर पर प्रहार करते हुए एशियन पाम को मारने का अवसर पाया। अध्याय 50 ऊष्मान विफलता। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी की पतली कमर नहीं टूटी। इसमें घायल होने के लक्षण भी नहीं दिखे। हालांकि कई मीटर दूर उड़ने के बाद उसकी कमर अचानक झुकती हुई प्रतीत हुई। उसका ऊपरी शरीर नीचे की ओर झुक गया, मानो उसमें उसे सहारा देने की ताकत न हो। कुछ देर तक लड़खड़ाने के बाद संतुलन न बन पाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ी। झो वेन ये देखकर बहुत खुश हुए। उसने तुरंत रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया और सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के सिर पर हमला करते हुए एक और एशियन पाम स्ट्राइक देने के लिए दौड़ पड़ा। इस हड़ताल के बाद झो वेन की मौलिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। वह फिर से प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल्स का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन इस हड़ताल के प्रभाव बहुत स्पष्ट थे। कंकाल ब्रेसे की वृद्धि और एशियन पाम की ठंडी विस्फोटक शक्ति के साथ इसने सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के सिर को उड़ा दिया। तुरंत उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। इसे अभी भी जीवित देखकर झो वेन ने कुछ और मुक्के मारे। हालांकि बिना किसी आदिम ऊर्जा के बचे रहने के कारण वह आदिम ऊर्जा कौशल का उपयोग करने में असमर्थ था। वह केवल अपनी ताकत और स्केलेटन ब्रेसे की वृद्धि पर निर्भर था। हालांकि वह केवल सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को बिना किसी गंभीर चोट के इधर उधर छटपटाने में कामयाब रहा। हालांकि 2 एशियन पाम पूरी ताकत से घातक थे।
चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के इधर उधर बेतरतीब ढंग से पटकने के बाद उसने धीरे धीरे चलना बंद कर दिया। महान पौराणिक प्राणी चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को मार डाला। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के साथ ही अंडे की खोज की गई। झो वेन अचंभित रह गया, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कंपेनियन एग गिरेगा। हालांकि लेजेंडरी प्राणियों के लिए एक साथी अंडे के गिरने की संभावना काफी अधिक थी, फिर भी यह अपेक्षाकृत कम संभावना थी। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को पहली बार मारने पर कंपेनियन एग ड्रॉप पाना सरासर सौभाग्य था। हालांकि ऐसा होने पर झो वेन केवल एक शर्त लगा सकता था। एक पौराणिक साथी अंडे को ऊष्मान के दौरान प्रचुर मात्रा में मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं कि वह अंडे को सफलतापूर्वक सेने में सक्षम हो। झो वेन का एकमात्र लाभ इंक्यूबेट करने के लिए खेल चरित्र का उपयोग करना था। भले ही वह सफल रहा, इससे केवल खेल पात्र की मृत्यु हुई और उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियों में कंपेनियन एग अभी भी मौजूद रहेगा या नहीं। क्या इस घटिया गेम में बैकपैक नहीं हो सकता? मैं जिन कंपेनियन एग्स या डायमेंशनल क्रिस्टल्स को इकट्ठा करता हूं, उन्हें तुरंत इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें एक इन्वेंट्री में स्टोर कर दूं। झो वेन की बड़बड़ाहट व्यर्थ थी। साथ ही अंडा लेने के लिए उसे अभी भी रक्त रंग का अवतार मिला। अन्यथा यदि उसके इन गेम चरित्र की मृत्यु हो जाती है तो कालकोठरी के ताज़ा होने के बाद कंपेनियन एग वहां नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने इसे तुरंत नहीं उठाया। उन्होंने विगोर चींटियों पर कुछ पीस किया और अपनी प्राइमर्डियल ऊर्जा को फिर से भरने के लिए गिराए गए प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल का उपयोग किया। तभी उसने सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट कंपेनियन अंडा उठाया। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी और उत्परिवर्तित कंकाल चींटी का अनुकूलता स्कोर 21% है। सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट और म्यूटेड विगोर एंट का अनुकूलता स्कोर 11.1% है। फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें। वे सभी चींटियां हैं, तो अनुकूलता इतनी कम क्यों है? सिस्टम की अधिसूचना ने झो वेन को अवाक कर दिया। अपना मन बदलने का इरादा किए बिना झो वेन ने कंपेनियन एग को इंक्यूबेशन मोड में प्रवेश करने से पहले नहीं चुना। गुंजन। झो वेन ने महसूस किया कि उसके सभी शिरोबिंदु जोर जोर से कांप रहे थे क्योंकि उसकी मौलिक ऊर्जा तुरंत खत्म हो गई थी और उसका एक भी अंश पीछे नहीं बचा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। उसे एक जलती हुई पीड़ा महसूस हुई जो उसकी पीठ पर किसी विस्फोट के कारण हुई प्रतीत होती थी और मुंह से खून निकलने से खुद को रोक नहीं पाए। बूम! बिना किसी आश्चर्य के गेम में खून के रंग का अवतार इतना विस्फोटित हो गया कि उसकी मौत हो गई, जिससे स्क्रीन काली हो गई। वास्तव में एक नश्वर के रूप में 10 मूल्य वाली प्राइमर्डियल ऊर्जा सीमा के साथ एक पौराणिक साथी जानवर को सेने के लिए इसका उपयोग करना अभी भी बहुत मांग वाला है। इसके अलावा चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है। झो वेन को थोड़ा दबा हुआ महसूस हुआ। उसने लंबे समय से खुद को सबसे खराब परिणाम के लिए तैयार कर लिया था, इसलिए वह ज्यादा निराश नहीं हुआ। जब उसने खून की एक बूंद टिपकाए और खेल को फिर से शुरू किया, तो जब उसने खून के रंग के अवतार के आंकड़ों को देखा तो वह अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। अन्य आंकड़े नहीं बदले थे, लेकिन कंपेनियन बीस्ट प्रविष्टि में एक अतिरिक्त सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट था। ये वास्तव में विकसित होने में कामयाब रहा। झो वेन बहुत खुश था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह अपने कंपेनियन बीस्ट प्रविष्टि में सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने जल्दी से सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के आंकड़े जांचे। वह इसकी अपेक्षा रखता था। थोड़े कमजोर संविधान के अलावा इसमें कोई अन्य कमजोरी होने की संभावना नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के शरीर के आकार को शायद माउंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उड़ने में सक्षम एक पौराणिक साथी जानवर के रूप में चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के साथ वह अब रक्त रंग वाले बुद्ध हॉटलोट्स को मारने का प्रयास कर सकता है। हालांकि जब झो वेन ने इसके आंकड़े देखे तो वह दंग रह गए। उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी, पौराणिक लावा राज्य, पौराणिक जीवन प्रोविडेंस, कम ऊंचाई का राजा, प्रतिभा कौशल सिल्वर विंग फ्लैश, साथी रूप पंख, ताकत 12, गति 14, संविधान 10, मौलिक ऊर्जा 11। बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए इसके आंकड़े स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थे। पौराणिक साथी जानवरों में ये सबसे कमजोर प्रजाति थी। ये स्केलेटन जनरल से भी हीन था और इससे भी बदतर कहा जा सकता था। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह ऊष्मान समाप्त नहीं कर सका? क्या इस लावा राज्य का मतलब यह है कि इसमें अभी भी विकास की गुंजाइश है?
झो वेन ने इसके बारे में सोचा और सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को बुलाया। चांदी की उड़ने वाली चींटी के उड़ने से पहले रक्त रंग के अवतार की पीठ पर एक चांदी की चमक दिखाई दी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, झो वेन ने देखा कि यह कितना अलग था। उसने जो सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी पैदा की थी, उसका आकार उसके द्वारा मारे गए सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी का कम से कम आधा था। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी शुरुआत में एक विगोर चींटी से बड़ी थी और आकार में एक उत्परिवर्तित विगोर चींटी के आकार की थी। लेकिन अब यह विगोर चींटी के आकार का लगभग आधा ही रह गया था। यह आकार निश्चित रूप से सवारी के लिए अनुपयुक्त था क्योंकि यह बहुत छोटा था। झो वेन ने सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को उसके साथी रूप में बदलने की कोशिश की और एक सिल्वर लाइट फ्लैश देखा। रक्त रंग के अवतार की पीठ पर 4 चांदी के पारदर्शी पंख दिखाई दिए। हालांकि पंख कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे थे, रक्त रंग के अवतार के आकार के अनुपात में बेहद असंगत। इसने झो वेन को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या इतने छोटे पंख रक्त रंग के अवतार को उठा सकते हैं। उसने एक प्रयास किया और 4 चांदी के पंख वास्तव में रक्त रंग के अवतार को उड़ने की अनुमति देने में कामयाब रहे। गति खराब नहीं थी और फुर्तीले पैतरेबाजी की अनुमति थी। हालांकि पंखों ने उसे ऊंची उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। इसकी अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर से अधिक नहीं थी। इसके बाद झो वेन ने सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के जीवन, प्रोविडेंस और प्रतिभा कौशल के परिचय पर गंभीरता से विचार किया। कम ऊंचाई का राजा हवा में जबरदस्त श्रेष्ठता रखता है, लेकिन केवल कम ऊंचाई पर ही उड़ सकता है। जब कम ऊंचाई वाली उड़ान की बात आती है तो एक राजा सिल्वर विंग फ्लैश थोड़े समय के लिए उड़ान की गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देता है। सिल्वर विंग फ्लैश वैसा ही था जैसा झो वेन को उम्मीद थी। हालांकि लो एल्टीट्यूड के राजा की लेजेंडरी लाइफ प्रोविडेंस उपाधि ने उन्हें उदास कर दिया। ये जीव ऊंचा उड़ नहीं सकता था। इसके स्वरूप से मैं केवल सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के परिपक्व होने पर भरोसा कर सकता हूं। अन्यथा ऐसे आंकड़ों के साथ किसी भी महान प्राणी पर इसका अधिक लाभ होने की संभावना नहीं है। मुझे उस पर रक्तरंजित बुद्ध हृदय कमल को मारने की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। मैं बस ये जानने को उत्सुक हूं कि चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को परिपक्व होने देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, झो वेन ने सोचा। जब झो वेन इस मामले पर विचार कर रहे थे, सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के कंपेनियन बीस्ट इंटरफेस ने एक सिस्टम अधिसूचना जारी की। सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट वर्तमान में भूखी स्थिति में है। खिलाने के साथ आगे बढ़ें। अध्याय 51, साथी जानवर का भोजन। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। झो वेन ने जिज्ञासावश यहाँ चुना। उसे न तो पता था कि खाना कैसे खाया जाता है, न ही उसे पता था कि दोस्त जानवर क्या खाते हैं। हालांकि वास्तविक जीवन में लोग अपने विकास में तेजी लाने के लिए अपने साथी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए क्रिस्टल का उपयोग करेंगे, सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के साथ स्थिति कुछ अलग थी। ये विकसित नहीं हो रहा था बल्कि बढ़ रहा था। 2 खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, उत्परिवर्तित शक्ति चींटी और उत्परिवर्तित कंगाल चींटी। कृपया भोजन का चयन करें। भोजन में वास्तविक मित्र जानवर है। झो वेन को यह अतिरिक्त लगा। किसी भी मित्र जानवर की कीमत एक सामान्य व्यक्ति को वर्ष तक दर्ज की जा सकती है, फिर भी यह व्यक्तिगत रूप से उन्हें खा रहा था। शुक्र है झो वेन के पास गेम में हारे हुए कॉम्पेनियन बस्ट्स को कोई रास्ता नहीं मिला। उदाहरण के लिए उत्परिवर्तित शक्ति चिंता अब अधिक उपयोगी नहीं रही थी, इसलिए इसे भोजन के रूप में उपयोग करने में कोई दुख की बात नहीं थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पारंपरिक शक्ति वाली चींटी को भोजन के रूप में चुना और इसे सिल्वर व्हील्ड फ्लाइंग चींटी को खिला दिया। जिस उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी को चुना गया था, वह प्रकाश के एक भंवर में बदल गई जो सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी की ओर से उड़ गई। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी में प्रवेश के बाद सिल्वर फ्लैश के अलावा कुछ भी नहीं था। एसोसिएटेड स्टेट को खो जाने के बाद की संख्या दी गई। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को मारने के बाद सामान्य शक्ति चींटियां और उत्परिवर्तित शक्ति चींटियां रक्त रंग के अवतार और कंकाल चींटी को नहीं रोक सकी। झो वेन ये देखने की उम्मीद में आगे बढ़े कि चींटी के घोंसले में गहराई में क्या छिपा है। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी एक टैंक की तरह थी। इसने चींटियों के झुंड के माध्यम से विनाश की लहर छोड़ दी, लेकिन झुंड एक भयानक ज्वार की लहर की तरह था। आधा घंटा बिताने के बावजूद वह केवल कुछ 100 मीटर ही आगे बढ़ पाया। झो वेन का दिल तब हिल गया जब उसने भूमिगत क्षेत्र को काफी चौड़ा होते देखा। उन्होंने चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को बुलाया और खून के रंग के अवतार के पीछे 4 पारदर्शी पंख दिखाई दिए, जिससे खून के रंग का अवतार ऊपर उड़ सका। हालांकि यह केवल लगभग 10 मीटर ऊंचा उड़ सकता था, लेकिन यह विगोर चींटियों को उसे छूने से रोकने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वे भूमिगत थे, इसलिए उनके उड़ने के लिए उतनी जगह नहीं थी।
वास्तव में भले ही वह ऊंची उड़ान भरता, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि छत पर चींटियां रेंग रही थीं। झो वेन ने रक्त रंग के अवतार को बहुत करीब नहीं आने दिया। कम ऊंचाई के राजा के रूप में चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के जीवन ने चीजों को आसान बना दिया। ये कम ऊंचाई पर बहुत फुर्ती से उड़ता था और यहाँ तक कि अगर विगोर चींटियां छत से उसकी ओर झपट्टा मारती थीं, तो भी वह उन्हें आसानी से चकमा देने में सक्षम था। झो वेन को उम्मीद थी कि जब वह उड़ रहा था तो उसे अन्य सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटियों या अन्य उच्च स्तरीय आयामी प्राणियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह अब सामान्य विगोर चींटियों को मारने से संतुष्ट नहीं था। जैसे जैसे वह गहराई में गया, गुफा चौड़ी होती गई। कुछ ही देर में गेम स्क्रीन अचानक खुल गई। एक भूमिगत गुफा दिखाई दी, कल्पना से परे विशाल। और उस भूमिगत गुफा में चींटियों के घोंसले एक विशाल भूमिगत शहर की तरह एक साथ बंधे हुए थे। हालांकि ये चींटियों के घोंसले मानव भवनों से भिन्न थे। वे अलग अलग आकार के पत्थर के गोले की तरह दिखते थे, जिनके बीच में विशाल पत्थर की पट्टियां थीं, जो लगभग आधे भूमिगत स्थान को कवर करती थीं। चींटियों के घोंसलों की परिधि के आसपास काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों का एक झुंड चक्कर लगा रहा था। झो वेन केवल केंद्र देख सकता था, जहां एक विशाल गोलाकार चींटी का घोंसला था। इसके अलावा उसमें से एक अजीब सी सुनहरी चमक निकल रही थी। अगले ही पल झो वेन ने काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों के झुंड को उस पर हमला करते देखा। रक्तरंजित अवतार ने पराजित होने और मरने से पहले संघर्ष करने का भी प्रबंधन नहीं किया। काली स्क्रीन देखकर झो वेन ने खेल छोड़ दिया। उनका मानना था कि काफी समय तक उनके पास चींटी शहर की खोज का कोई साधन नहीं था। कम से कम मुझे चींटी शहर की खोज करने का मौका मिलने से पहले सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के बड़े होने तक इंतजार करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि चींटी के घोंसले के बीच में वह सुनहरी चमक क्या है। ये चींटी जैसा नहीं दिखता। झो वेन के पास इसका निरीक्षण करने के लिए ज्यादा समय नहीं था और चूंकि यह बहुत दूर था, इसलिए वह अच्छी तरह से देखने में कामयाब नहीं हो सका। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह कुछ खाने की तलाश में रसोई की ओर चला गया। उसे एहसास हुआ कि ली हुआन का फ्रिज खाली था। वहां एकमात्र चीज बची हुई पिज्जा थी, फफूंदयुक्त पिज्जा। क्या इस विशाल रेफ्रिजरेटर को हर समय चालू रखना और उसके अंदर कुछ भी न डाले रखना बर्बादी नहीं है? झो वेन ने कुछ भोजन खरीदने का फैसला किया। स्कूल के पहले दिन से अभी कुछ दिन दूर थे और उसे उन दिनों के लिए भोजन की आवश्यकता थी। लुओयांग शहर के एक होटल स्वीट के अंदर कियाओ सियुवान एक दस्तावेज को ध्यान से पढ़ रहा था। एक गोरी हरी आंखों वाली महिला लिज ने हाथ में एक टैबलेट पकड़े हुए बताया, उस युवक की सारी जानकारी यहाँ है। उसका नाम झो वेन है, जो गाइड हाई स्कूल का छात्र है। उन्होंने इस वर्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त की और काफी अच्छे अंक प्राप्त किए। युद्ध परीक्षण में वह शहर में दूसरे स्थान पर आया। उनका दाखिला सनसेट कॉलेज में हो चुका है। उनके पिता झो लिनफेंग एक अनुवादक हैं। उनके पास बताने लायक कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि झो लिनफेंग ने हाल ही में दोबारा शादी की है और उनकी नई पत्नी एन परिवार की विधवा ओयांग लैन है, एक तियानजुओ की मां ओयांग लैन। ये सुनकर कियाओ सियुवान अचंभित रह गया और उसने लिज की ओर देखा। लिज सिर हिलाकर मुस्कुराए। हाँ, ओवसिया एन की मां। खुफिया जानकारी के अनुसार एन जिन को एक बार झो वेन को हराने के लिए विशेष रूप से गाइड हाई स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये सुनने के बाद कियाओ सियुवान गहरी सोच में पड़ गई। उन्होंने लिज की ओर देखा और पूछा, क्या झो लिनफेंग की वास्तव में कोई पृष्ठभूमि नहीं है? मैंने पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवा ली है। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार गरीब रहा है। झो लिनफेंग के पिता एक बढ़ई थे। छोटी उम्र से ही उन्हें शारीरिक श्रम में आनंद नहीं आया और भाषा में उनकी योग्यता के कारण उन्होंने अनुवादक बनना चुना। लिज ने अपने सारांश पर नजर डालते हुए कहा, क्या यह संभव हो सकता है कि झो लिनफेंग ने विदेशों में लोगों से संपर्क बनाया हो? कियाओ सियुवान ने पूछा। असंभव। हालांकि झो लिनफेंग के पास भाषा में कुछ योग्यता है, लेकिन वह काफी तुच्छ व्यक्ति है। वह पेटू और आलसी है और काफी कामुक है, अक्सर अपना समय बार में बिताता है। उनकी खेती भयानक है और उन्होंने कुछ साल पहले ही पौराणिक चरण में प्रवेश किया था। मुझे संदेह है कि ऐसा व्यक्ति विदेशों में उन लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक है, लिज ने उत्तर दिया। यह आश्चर्यजनक है। ओयांग लैन जैसी महिला ऐसे पुरुष को क्यों पसंद करेगी? कियाओ सियुवान ने भौहें चढ़ा दी। महिलाओं को एक बुरा लड़का पसंद होता है। शायद ओयांग लैन को झो लिनफेंग जैसा सुंदर लड़का पसंद है, लिज ने सुझाव दिया। कियाओ सियुवान ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। ओयांग लैन निश्चित रूप से ऐसी महिला नहीं है। एन दातोव की मौत के बाद परिवार में उथल पुथल मच गई।
एन तियानजुओ केवल 14 वर्ष के थे जब उन्हें एन परिवार का व्यवसाय विरासत में मिला। लीग में अनगिनत महत्वपूर्ण हस्तियां उस चीज की लालसा रखती हैं जो एन परिवार के पास है। यहां तक कि एक परिवार के सदस्यों की नज़र भी इन चीजों पर है, जो घरेलू परेशानी और विदेशी आक्रमण का एक उत्कृष्ट मामला है। एन तियानजुओ ने इतनी कम उम्र में पारिवारिक व्यवसाय को आज तक सुरक्षित रखा। आपके अनुसार इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ओयांग लैन जैसी शक्तिशाली महिला के साथ, भले ही वह पुनर्विवाह कर रही हो, वह ऐसे बेकार आदमी को क्यों चुनेगी? लेकिन हमने पहले ही बहुत सावधानी से जांच कर ली है। झो परिवार की वास्तव में कोई पृष्ठभूमि नहीं है। झो लिनफेंग साफ सुथरा है, इसलिए इसकी संभावना नहीं है कि उसका विदेश में मौजूद लोगों के साथ कोई रिश्ता हो, लिज ने कहा। विदेश में उन लोगों को कम मत आदाइए, कियाओ सियुआन ने सोचा और कहा। क्या तुम वेन वर्तमान में उत्तर में रह रहे हो? नहीं, इसलिए कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए ली जुवान के साथ मिलकर काम किया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उनके बीच काफी अच्छे बन रहे हैं। इसलिए लुओयांग आने के बाद वह अपनी जगह पर ही रह रहे हैं। हम पहले उसे गाइड सिटी में घूमने के लिए ले जा रहे थे क्योंकि ली हुआन ने उसे जल्दी लुओयांग ले आई थी, लिज ने कहा। झो वेन को यहाँ लाओ। याद रखें कि किसी को सतर्क न करें। रेवेन्यू उत्तर को, कियाओ सियुआन ने गहरी आवाज में कहा। अध्याय 52, लिज की योजना। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। झो वेन ने ली हुआन की जगह छोड़ दी और सड़क पर नीचे चला गया। ये वास्तव में एक अच्छा अपवाद था, लेकिन वहां कोई बड़े आकार का अर्थशास्त्र नहीं था। झो वेन ने अपने फोन का उपयोग करके अनुमान लगाया और पाया कि रसायन शास्त्र लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। सामान के लिए आवश्यक दूरी यहीं से इधर उधर तय करना सभी के लिए अच्छा है। झो वेन को पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह चलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका मानना था कि समय बर्बाद होने से जीवन बर्बाद होने से अलग नहीं है, इसलिए वह चलते चलते रहस्यमयी फोन आउटलुक और गेम खेलने लगा। लिज, जो झो वेन को वापस लाने के लिए कियाओ सियुआन का आदेश मिला था, ने पहले ही ली हुआन की जगह पर दर्शन बनाए रखने के लिए लोगों को भेजा था। झो वेन को घर से बाहर की ओर देखा। एक कर्मचारी फुसफुसाया, निदेशक लिज, क्या हम आगे बढ़े? और उसे ले गए। लिज ने अपनी उंगली खोदाई। झो वेन को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। हमारे लेखों में ये पता नहीं चल पाया है कि उसे हमारे द्वारा ले जाया गया है। और उस बंगले में हर जगह कैमरे हैं। अगर हम उसे सीधे ले जाएं तो हम बेनकाब हो जाएंगे। तो क्या करें? लिज ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। अब वापस जाओ, यह मुझे दो छोड़ देना चाहिए। अपने सभी अधीनस्थों को भगाने के बाद लिज ने अपने लहराते सुनहरे बालों में कंघी की और सोचा, मेरे आकर्षण से क्या यह उसके बच्चे के साथ केक का एक टुकड़ा नहीं होगा? लिज जल्दी में नहीं थी। उसने अपनी लाल परिवर्तनीय स्पोर्ट्स कार शुरू करने से पहले झो वेन के महंगे पड़ोस से निकलने तक इंतजार किया। जब उसने बिना किसी कैमरे की सड़क का एक हिस्सा देखा तो वह गाड़ी चलाकर आगे बढ़ी। उसने जानबूझकर झो वेन के पास अपनी कार रोकी और अपने सुनहरे बालों को झटका दिया, जिससे उसके कंधे की बर्फ सफेद कोमल त्वचा उजागर हो गई। फिर उसने झो वेन पर आशा भरी और आकर्षक नजर डाली। वह बच्चा मेरे जैसी सुंदरता से मेल खाने वाली स्पोर्ट्स कार देखकर मेरे पैरों पर लोटपोट हो जाएगा। यह विचार करते हुए लिज का रूप और मुद्रा और भी अधिक आकर्षक हो गई, क्योंकि उसके चेहरे पर हल्की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान थी। लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। झो वेन अपने फोन पर गेम खेलते हुए चल रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और कार के पास से चला गया, जिससे उसकी सुंदरता दिखाने की सारी कोशिशें बर्बाद हो गईं। बहुत हारे हुए व्यक्ति। लिज गुस्से से भर उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुद्रा बरकरार रखी। फिर वह ऐसी आवाज में चिल्लाई जो किसी भी आदमी को अचंभित कर सकती थी, सुंदर, क्या मुझे एक हाथ देने का मन है? जैसे ही वह बोली, लिज ने अपनी आंखें झपकाईं, उसके दिल में हलचल मचाने की तैयारी कर रही थी। जब तक झो वेन ने उसकी ओर देखा, उसने उसे सिर के बल गिराने की योजना बनाई। झो वेन के पलटने का इंतजार करते हुए लिज ने अपनी कामुक मुद्रा बनाए रखी। हालांकि उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। वह बिना पीछे मुड़ने के इरादे के आगे बढ़ता रहा। हैंडसम, हैंडसम। लिज ने झो वेन को पीछे खींचने और उसे पीटने की इच्छा का विरोध किया। वह जानबूझकर कई बार मनमोहक ढंग से चिल्लाई। हालांकि झो वेन पूरी तरह से अपने खेल में तल्लीन था, लिज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। वह नहीं जानता था कि लिज उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने उसका नाम नहीं सुना था। लिज को अंततः एहसास हुआ कि उसकी रणनीति विफल हो गई थी जब उसने झो वेन को उनके बीच अंतर बढ़ाते देखा। ये हारा हुआ।
लिज ने अपने दांत पीस लिए, हार न मानने पर अड़ी रही। उसने एक्सीलेटर चालू कर दिया और स्पोर्ट्स कार को फिर से झो वेन के सामने ले गई। इस बार लिज ने वही गलती नहीं की। वह कार से बाहर निकली, झो वेन के रास्ते में खड़ी हो गई और अपना एक हाथ कार पर रख दिया। अपने दूसरे हाथ से उसने अपने बालों को घुमाते हुए बेहद आकर्षक और मनमोहक अंदाज में पोज दिया, जिससे उसके बेहतरीन कर्व्स पूरी तरह से उभरकर सामने आ रहे थे। जब झो वेन को एहसास हुआ कि उसके रास्ते में कुछ है तो उसके पास फोन से अपनी नजरें हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो उसे लिज दिखाई दी। सुंदर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लिज ने आंखें झपकाते हुए पूछा। हाँ, इसे अंदर ले और मेरे आकर्षण की सराहना करें। आप थोड़ी देर में भुगतान कर देंगे। लिज ने पहले से ही अपनी पंक्तियां तैयार करके घृणापूर्वक सोचा। एक बार जब झो वेन ने उसे उत्तर दिया तो वह उसे कार में बैठने और उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आमंत्रित करेगी। नहीं। हालांकि झो वेन के एक शब्द के जवाब ने तुरंत लिज के शब्दों को उसके गले में अटका दिया। बोलने के बाद उसने अपना सिर झुकाया और अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उसने लिज के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके पास से चला गया। लिज की आंखों के कोने कांपने लगे और उसकी आंखों से लगभग आग की लपटें निकलने लगीं। उसकी भरी हुई छाती से उग्र क्रोध के गुबार लगभग फूट पड़े। बहुत हारा हुआ व्यक्ति, उसने वास्तव में मेरे आकर्षण को नजरअंदाज करने का साहस किया। तुम मर चुके हो, लिज ने घृणापूर्वक सोचा और वह धीरे से घूमी और वापस अपनी कार में बैठ गई। गुंजन। स्पोर्ट्स कार का इंजन उसके दिल में गुस्से की तरह गरज रहा था। लाल स्पोर्ट्स कार मैदानों पर एक बेलगाम घोड़ी की तरह थी, क्योंकि वह सीधे झो वेन की ओर जा रही थी जो सड़क के किनारे था। चूंकि नर्म रणनीति काम नहीं आई, लिज ने रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने एक दुर्घटना रचकर झो वेन को अपने साथ वापस ले जाने की योजना बनाई। कार से टकराने की ताकत और जगह को नियंत्रित करना लिज जैसे चरम पौराणिक के लिए कुछ भी नहीं था। यदि वह चाहती थी कि उसका बायां पैर टूट जाए तो उसका दाहिना पैर टूटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने योजना बनाई थी कि आप आराम से मेरे साथ लौट आएं, लेकिन आपने इसे कठिन तरीके से करने पर जोर दिया। जैसे ही लिज की त्वचा पर अजीब पैटर्न उभरे तो उसने त्वरक पैडल दबा दिया। प्रकाश की हल्की हल्की किरणें उसके शरीर से फैलीं और कार को ढक लिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसे विश्वास नहीं था कि वह चूक जाएगी। नजदीकी दूरी, कार की गति, उसकी चालबाजी और झो वेन की अपने खेल में तल्लीनता को देखते हुए झो वेन ने ध्यान नहीं दिया। वह तब भी गेम खेलता रहा जब स्पोर्ट्स कार उसके बहुत करीब थी। हालांकि जब कार तेजी से आगे बढ़ी तो झो वेन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्पोर्ट्स कार को अपनी ओर आते देखा। अब इस पर ध्यान देने में बहुत देर हो चुकी है। कार से टकराते ही लिज ने नफरत से एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही वह सफल होने वाली थी, झो वेन की पीठ पर अचानक 4 पारदर्शी चांदी के पंख उगाए और चांदी के पंखों पर प्रकाश की एक चांदी की धारा चमक उठी। झो वेन की आकृति स्पोर्ट्स कार को चकमा देते हुए, भौतिकी के सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हुए तुरंत पीछे हट गई। टकराना। स्पोर्ट्स कार झो वेन से चूक गई और सड़क के किनारे एक बिजली के खंभे से टकरा गई। पोल टूटने से कार के शीशे पर डेंट लग गया। अवयव हर जगह उड़ते रह गए। नमस्ते, क्या ये ट्रैफिक पुलिस है? यहाँ एक दुर्घटना हुई है। झो वेन ने अपना साधारण फोन निकाला और पुलिस हॉटलाइन पर कॉल किया। लिज ने झो वेन को बुरी तरह से घूरा और कार को सड़क पर उलट दिया। फिर वह पलक झपकते ही तेजी से निकल गई। उस कार का ब्रांड क्या है? गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इतनी टक्कर के बाद भी इसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है? झो वेन ने आश्चर्य से देखा जब स्पोर्ट्स कार में उसकी आंखें ओझल हो गईं और उसकी आंखों में एक उदासी छा गई। स्पष्ट है कि स्पोर्ट्स कार का क्रांति के स्थान पर उसे बनाया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले महिला ड्राइवर की पहचान की थी। जिस रात वह जिन डाउक्सियन से मिला था वह उसका पीछा करने वालों में से एक था। अध्याय 53, प्रारंभिक मैट्रिकुलेशन। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। ये लोग कौन हैं? कंपनी वे जिन डाउक्सियन का पीछा कर रहे थे, ये उन्हें या तो लीग के सिविल सेवक या सहायक हैं। लेकिन वे एक सामान्य लीग नागरिक को कुचलने के लिए कार क्यों चलाएंगे? झो वेन ने कहा, मेरा जिंग डाउक्सियन के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है कि वे लोग जानते हो कि जिंग डाउक्सियन ने मुझे खोया हुआ अमर सूत्र दिया है और मुझे अपना दोस्त माना है। उसने इस मामले में और अधिक सोचा, उसे यह मामला ही गंभीर लग रहा था। महिला ने जो हरकत की, वे लोग किसी भी बात पर नहीं रुकेंगे। अपना सामान बिना प्रबंधित किए झो वेन ने सीधे पीछे मुड़ा और ली हुआन को फोन किया। ली हुआन ने कहा, झो वेन, मुझे फोन करना बहुत दुर्लभ है।
तेज संगीत, चिल्ला और शोर शराबे से फोन कॉल प्रभावित हुई। कोई शांत जगह ढूंढो, आपसे मुझे कुछ कहना है, झो वेन ने कहा। एक पल इंतजार करो, फोन मत लटकाओ। कुछ देर बाद साइलेंट फोन हो गया। उसी ली जुबान की आवाज सुनाई दी। आप मुझे बता सकते हैं कि अब क्या हो रहा है? क्या अब मेरे लिए स्ट्रॉबेरी पास होना बंद हो जाएगा? अपने दिमाग पर जोर देने के बाद झो वेन ने सोचा कि क्रैक पास करना ही एकमात्र समाधान था। अज्ञात तूफानों के बाद संस्थान अतीत के वैज्ञानिकों से अलग था। ऐसा था राइफल सनसेट कॉलेज के साथ। इसकी सेना के साथ अंतिम संबंध और इतिहास था और इसे एक मंत्रालय विभाग माना जाता था। कानून डर कानून की स्थिति में किसी को भी पकड़ने के लिए सनसेट कॉलेज में प्रवेश असंभव था। सनसेट कॉलेज आंशिक रूप से प्रतिबंधित स्कूल था। जब तक वह परिसर नहीं छोड़ता, बाहरी लोग आज की तरह प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसके अलावा दूसरा पक्ष इतना निडर होने का कारण था, उनका मानना था कि यदि ली हुआन अपने स्थान पर रुका रहा तो उसे पैसे मिलने की संभावना थी। कोई बात नहीं, मैंने इसे तुरंत देखा। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? अगर आप नहीं पूछ सकते तो बस दिखाओ कि मैंने ही नहीं पूछा। झो वेन का इस मामले में सूर्योदय का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने जिन डाउक्सियन के साथ बातचीत के अलावा जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया और बताया कि कैसे अमर सूत्र को खो दिया गया था। हे भगवान, आप वास्तव में जिन डाउक्सियन से मिले थे, ली हुआन ने चिल्लाकर कहा। काश मैं उनसे कभी न मिलता, झो वेन ने कड़वी मस्त के साथ कहा। केवल एक बार उनसे मिलने पर मुझे बहुत परेशानी हुई। ली जुआन ने एक बार फिर कहा, मेरे लिए घर पर रुको। मैं तुरंत वापस चला गया। अच्छा होगा कि हम फोन पर कुछ खास विषयों पर बात न करें। फोन रखने के बाद झो वेन ली हुआन के स्थान पर लौट आया और उसके आगमन का इंतजार करने लगा। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो वह महिला जो जिन डाउक्सियन का पीछा कर रही थी और आपको कार से कुचलने का प्रयास कर रही थी, संभावित विशेष पर्यवेक्षक ब्यूरो से आती है। विशेषज्ञ पर्यवेक्षक ब्यूरो कौन सा विभाग है? ये सेना या पुलिस के अंतर्गत क्या आता है? झो वेन ने ऐसे विभाग के बारे में कभी नहीं सुना था। नहीं, ली हुआन ने सिर हिलाते हुए कहा। यह विभाग विशेष मामलों में विशेषज्ञता रखता है। इसके पास महान अधिकार और स्वामित्व है, इसलिए वे अक्सर ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं जो कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं आते हैं। ये लगभग फाउल बताया जा सकता है। ये कई घिनौने काम करता है जिन पर पर्दा डाला जाता है। लीग में इस विभाग की राय को लेकर काफी असहमति है और कई लोग इससे नफरत करते हैं। वे विभाग के लोगों को लकड़बग्घा कहते हैं। झो वेन ने हैवी लुक का उल्लेख किया। लकड़बग्घा नाम से उन्हें पता था कि इस विभाग में किस तरह के लोग शामिल हैं। लकड़बग्घे प्राकृतिक दुनिया के सबसे षड्यंत्रकारी कोलोराडो हॉलीवुड जानवर थे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक बार जोर से काटने के बाद अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। इसके अलावा वे हमेशा झुंड में दिखाई देते थे। जल्दी स्ट्रा के पास करना एक अच्छा विचार है। हालांकि विशेष पर्यवेक्षक ब्यूरो के पास महान अधिकार है, फिर भी वे चोर कानून का उल्लंघन करने में असमर्थ हैं। वे केवल गुप्त रूप से कुछ कार्य ही कर सकते हैं। जब आप पेट्रोल में रहेंगे तो उनके लिए आपसे निवेदन करना आसान नहीं होगा। हालांकि इस मामले को अंततः हल करने की आवश्यकता है, अन्यथा वे आपको परेशान करेंगे और अंततः कुछ बुरा ही निकलेगा। ली जुआन ने आगे बढ़ने से पहले सोचा, अभी तक पिलो में रहो। मैं इस बारे में अपने पिता से चर्चा करूंगा। उसे यह पता लगाने के लिए विशेष जांच ब्यूरो के लोगों से यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि वे आपको क्यों आकर्षित कर रहे हैं। यदि यह बहुत गंभीर नहीं है तो हम इस मामले को हमेशा के लिए अध्ययन में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। झो वेन ने मदद के लिए ली हुआन की पहल की सराहना नहीं की, लेकिन उसने अपनी सारी सहमति उस पर नहीं रखी। ताकत, मुझे और अधिक ताकतों की आवश्यकता है। यदि मैं जिन डाउक्सियन छोटा शक्तिशाली होता हूं, तो क्या मैं एक विशेष पर्यवेक्षक ब्यूरो से डरता हूं? झो वेन की आंखों में एक अनोखी चमक चमक उठी। उसे समझ आया कि वह एक महिला है जो अपनी जिंदगी नहीं चाहती। हालांकि उसे कुचलने की सिफारिश की कोशिश कुछ ऐसी थी जिसे वह माफ नहीं करना चाहता था, भले ही विशेष पर्यवेक्षक मामले को बंद कर दे। ली जुआन ने मैट्रिकुलेशन प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली। उन्होंने दावा किया कि चूंकि उनके पास घर पर करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसलिए उन्होंने झो वेन के साथ जल्दी मैट्रिक पास करने का फैसला किया। हालांकि जब ली हुआन ने झो वेन को मामले के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति थी। मैं मूल रूप से नियम बनाना चाहता था ताकि हमें एक ही छात्रावास में आवंटित किया जा सके, लेकिन स्कूल की ओर से कहा गया कि आपका छात्रावास पहले ही आवंटित किया जा चुका है, फोर सीजन्स गार्डन। क्या फोर सीजन्स गार्डन में कुछ गड़बड़ है?
झो वेन ने अनुमान लगाया था कि यह वह छात्रावास था जिसका जिक्र ओयांग लैन कर रहा था। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ली जुवान ने ऐसी अजीब अभिव्यक्ति क्यों की। फोर सीजन्स गार्डन एक ऐसी जगह है जहां विशेष प्रवेश वाले छात्र रहते हैं। वे आम छात्र से काफी अलग हैं। तुम्हें भी मेरी तरह ही प्रवेश दिया गया था, कोई विशेष प्रवेश नहीं, तो फिर आपको फोर सीजन्स गार्डन क्यों आवंटित किया गया? ली जुवान ने हंसते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि एन परिवार के साथ आपका रिश्ता काफी असाधारण है। क्या आप मुझे फोर सीजन्स गार्डन में एक प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? अगर तुम वहां रहना चाहते हो तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? लेकिन आप कैसे निश्चित हैं कि इसका संबंध एन परिवार से है? झो वेन ने हैरानी से पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता नहीं है। सनसेट कॉलेज का मूल नेतृत्व और स्थापना एन परिवार द्वारा की गई थी। हालांकि यह नाम से एक पब्लिक स्कूल है, लेकिन सनसेट कॉलेज के अंदर लीग अध्यक्ष की तुलना में एक परिवार का अधिक प्रभाव है। वास्तव में झो वेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सनसेट कॉलेज का एन परिवार के साथ ऐसा संबंध होगा। वास्तव में तुम्हें पता नहीं था, तो फिर आपका अंश से क्या रिश्ता है? ली हुआन ने झो वेन को संदेह भरी नजर से देखा। यदि झो वेन का वास्तव में उनके साथ घनिष्ठ संबंध था, तो ऐसा कैसे हुआ कि उसे इसके बारे में पता नहीं चला? यह महसूस करते हुए कि ली हुआन से इस मामले को छिपाने का कोई मतलब नहीं है, झो वेन ने कहा, झो लिनफेंग मेरे पिता हैं। पीएफएफ। ली हुआन ने अपना सारा पानी उगल दिया जो उसने अभी अभी पिया था और उसने अपनी आंखें चौड़ी की और झो वेन की ओर देखा। आप झो लिनफेंग के बेटे हैं। यह ओवसिया एन को आपकी सौतेली माँ बनाता है। एन जिंग और एन त्यानजुओ आपके सौतेले भाई बहन हैं। हे भगवान, एन परिवार या ओवसिया एन के साथ आपका बहुत बड़ा समर्थक है। आप विशेष निरीक्षक बयूरो से क्यों डरते हैं? एक बार जब आप एक परिवार के साथ रहते हैं, भले ही विशेष निरीक्षक बयूरो का मंत्री भी आ जाए, वह आपको छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये वो हैं। मैं हूँ। मेरा उपनाम एन नहीं है, इसलिए हमें परिवार नहीं माना जाता। मैं केवल उनके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहता हूँ। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम प्रत्येक अपने काम से काम रखें। तुम बहुत जिद्दी हो। यदि मैं आप होता तो मैं ओयांग लैन की अच्छी किताबों में अपना रास्ता तलाशता। जब ऐसा होगा तो मुझे वह सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, ली जुवान ने मजाक किया। डेस्टिनेशन फोर सीजन्स गार्डन भी अच्छा है। यदि आप वहां रुकेंगे तो विशेष पर्यवेक्षकों के लिए जांच करना मुश्किल होगा, ली हुआन ने सहज महसूस करते हुए कहा।